हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं क्लास 11th केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 2 दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ एटम। चैप्टर 1 में हम लोगों ने डिस्कस किया था सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, जिसमें हम लोग एटम, आयंस, मॉलिक्यूल और उनसे रिलेटेड जो कैलकुलेशन थी उसके बारे में डिस्कस किया था। इस चैप्टर में हम लोग पर्टिकुलरली एटम और उसके अंदर जो फंडामेंटल पार्टिकल्स पाए जाते हैं उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, हम लोग जैसे फर्स्ट चैप्टर में एटम को डिफाइन कर कर आए हैं, तो मैं एक बार दोबारा से आपको एटम की डेफिनेशन यहाँ क्लियर करूँगा और एटम के अंदर जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, उन पर क्या चार्ज है, उन पर क्या मास है, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखिए, लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक दैट इज़, पहला टॉपिक है मेरे पास एटम। हम लोग फर्स्ट चैप्टर में हम लोग डेफिनेशन पढ़कर आए हैं एटम की, लेकिन मैं एक बार दोबारा आपको इसका रिवीजन करा देता हूँ। तो देखिए, एटम मे बी डिफाइंड एज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल। एटम मे बी डिफाइंड एज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल which participate in a chemical reaction, which participate in a chemical reaction, participate in a chemical reaction and do not change their identity and do not change, मैं एक एग्जाम्पल से आपको क्लियर करूंगा इसको, डू नॉट चेंज देयर आइडेंटिटी, और अपनी आइडेंटिटी को बदलता नहीं है। देखिए, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर लिया हाइड्रोजन गैस और मैंने यहाँ ली ऑक्सीजन गैस। अब ये दोनों आपस में रिएक्शन करते हैं और यहाँ पर एक कंपाउंड बना देते हैं H2O, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, हाइड्रोजन जो है मॉलिक्यूलर फॉर्म में है। हम लोग एटम क्या है, मॉलिक्यूल क्या है, एलिमेंट क्या है, इसको चैप्टर नंबर 1 में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो फर्स्ट ऑफ ऑल उन वीडियोस को देखिए, तब इस चैप्टर पर आइए तो चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी आपको। तो देखिए, यहाँ पर हाइड्रोजन, मैं ऐसे लिख लेता हूँ, हाइड्रोजन के 2 एटम हैं और यहाँ पर ऑक्सीजन का ये 1 एटम है, ठीक है। तो यहाँ पर हाइड्रोजन एटम के बीच का जो बॉन्ड था उसको ब्रेक कर दिया और किसके साथ बना दिया है, ऑक्सीजन के साथ बना लिया है। तो यहाँ पर केवल रीअरेंजमेंट ऑफ एटम हुआ है। किसी भी रिएक्शन में एटम पार्टिसिपेट करते हैं रिएक्शन में, क्योंकि जो पुराने बॉन्ड होते हैं रिएक्टेंट में वो टूटते हैं और प्रोडक्ट साइड में नए बॉन्ड बनते हैं। तो जो हाइड्रोजन एटम यहाँ पर हाइड्रोजन एटम है वही हाइड्रोजन एटम यहाँ पर है, जो ऑक्सीजन एटम यहाँ है वही ऑक्सीजन एटम यहाँ पर है। इन्होंने अपनी आइडेंटिटी को चेंज नहीं किया है। ऐसा नहीं हुआ है कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन बन गया हो या ऑक्सीजन जो है वो हाइड्रोजन बन गया हो। तो ये मॉडर्न डेफिनेशन है एटम की। आई होप आप लोगों की समझ में आई होगी और मैंने इसको चैप्टर 1 में भी क्लियर किया है, ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग बात करते हैं इस चैप्टर में, हम लोग एटम के अंदर पाए जाते हैं फंडामेंटल पार्टिकल्स। फंडामेंटल पार्टिकल्स, हिंदी में इनको बोलते हैं मौलिक कण, फंडामेंटल पार्टिकल्स, या इनको हम लोग बोल देते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स, ठीक है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स। अब एक चीज़ समझिए आप लोग, ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थॉमसन ने, प्रोटॉन की डिस्कवरी की गोल्डस्टीन ने, न्यूट्रॉन की खोज की चैडविक ने। इनके बाकायदा एक्सपेरिमेंट भी आप लोगों की एनसीईआरटी बुक में दे रखे हैं। तो हम उसको अलग से एक वीडियो में पढ़ेंगे जब चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। अभी मैं पूरा थियोरेटिकल चीज़ें आप लोगों को नहीं बता रहा हूँ, ठीक है। तो हम लोग डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन, डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन को डिस्कस करेंगे, लेकिन चैप्टर के लास्ट वाले वीडियोज़ में। चलिए, हम लोग बेसिकली अभी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पे क्या चार्ज है, क्या मास है, किसने खोज की है, इन सब के बारे में बात कर लेंगे। और फिर हम लोग देखेंगे कि एटम के अंदर ये इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन अरेंज कैसे होते हैं।
जैसे हमारे चैप्टर का मेन उद्देश्य क्या है कि हमको स्ट्रक्चर ऑफ एटम पढ़ना है, मेन ऑब्जेक्टिव है हमारे चैप्टर का ये कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन किस तरह से खुद को अरेंज करके रखते हैं, वही तो स्ट्रक्चर है। तो इस स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए अलग अलग साइंटिस्ट ने अपने अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू दिए। थॉमसन, रदरफोर्ड, बोर्स मॉडल, फिर आ जाएगा आपके पास वेव मैकेनिकल मॉडल, है ना। इस तरह से हम लोग डिटेल में धीरे धीरे बढ़ेंगे आगे। तो मैं क्या करता हूँ अभी यहाँ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बारे में जो डिस्कवरी हुई है उसके बाद हमको जो चार्ज और मास पता चला है उसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ। एक टेबल बना लेता हूँ छोटी सी, ठीक है। देखिए एक टेबल हम लोग बना लेते हैं। यहाँ लिखता हूँ मैं पार्टिकल, यहाँ लिखता हूँ चार्ज, यहाँ लिखता हूँ मास और यहाँ लिख देता हूँ डिस्कवर्ड बाई। इसमें से 1 मार्कर क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। 1 मार्क्स में जो क्वेश्चन बनते हैं आपके यहाँ 11th क्लास में वो आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो देखिए कभी भी थ्योरी में ये नहीं पूछने को आएगा आपको कि हाउ डिड इलेक्ट्रॉन डिस्कवर, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई, इस तरह के क्वेश्चन नहीं बनते हैं अब। तो पार्टिकल में देखो सबसे पहले मैं बात करता हूँ इलेक्ट्रॉन की, इलेक्ट्रॉन। और आप लोग जानते हैं इलेक्ट्रॉन को हम लोग ई से रिप्रेजेंट करते हैं। और इलेक्ट्रॉन पर जब एक्सपेरिमेंट किया गया तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो चार्ज आया था वो था 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब आप लोग जानते हैं कि देयर आर 7 फंडामेंटल यूनिट और उसमें से चार्ज की जो यूनिट है वो क्या है, कूलम है। मास की अगर मैं बात करूं तो 9.11 इंटू 10⁻31 किलोग्राम, किलोग्राम में ले रहा हूँ, ये ले रहा हूँ कूलम में। अच्छा ये किसने डिस्कवर किया, ये डिस्कवर किया जे थॉमसन ने। जे थॉमसन वैज्ञानिक थे, उन्होंने इलेक्ट्रॉन की खोज की। अगला मैं आता हूँ प्रोटॉन पर। प्रोटॉन को हम लोग यहाँ पर डिनोट करते हैं P से। और प्रोटॉन पे चार्ज होता है +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अब एक चीज़ देखिए, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है माइनस और प्रोटॉन पे चार्ज है प्लस। सेम चार्ज है बट अपोजिट नेचर का है। अच्छा यहाँ पर अगर हम लोग इनके मास की बात करें 1.67 यहाँ पर 2 इंटू 10⁻27 kg। और इसकी खोज की गोल्डस्टीन। किसने खोज की, गोल्डस्टीन, ठीक है। और आगे चल के ये एक्सपेरिमेंट जो किया गया था, देखो ये एक्सपेरिमेंट जो है प्रोटॉन का जो एक्सपेरिमेंट था, एनोड रे एक्सपेरिमेंट, वो स्टार्ट किया था गोल्डस्टीन ने, लेकिन उसको फाइनल डिसीजन तक पहुंचाया था रदरफोर्ड ने। तो हम लोग दोनों साइंटिस्ट का नाम यहाँ पे लिख लेते हैं, गोल्डस्टीन एंड रदरफोर्ड। चलिए फिर आते हैं हम लोग न्यूट्रॉन पर। न्यूट्रॉन ये फंडामेंटल पार्टिकल हैं 3, इसको हम लोग N से डिनोट करते हैं और इस पर चार्ज होता है 0, मतलब इट इज़ इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। और मास होता है 1.674 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम। और इसकी डिस्कवरी की थी साइंटिस्ट थे चैडविक, ठीक है जी। तो ये टेबल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एक पॉइंट समझिए आप, इलेक्ट्रॉन को E से रिप्रेजेंट करते हैं, प्रोटॉन को P से और न्यूट्रॉन को N से। अच्छा इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर जो चार्ज प्रेजेंट है वो मिनिमम पॉसिबल चार्ज है, मतलब इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज है उससे छोटा चार्ज नेगेटिव में कोई नहीं हो सकता, और प्रोटॉन पर जो चार्ज है उससे छोटा पॉजिटिव चार्ज कोई नहीं हो सकता। तो हम लोग क्या करते हैं, इस इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के चार्ज को हम लोग यूनिट चार्ज कंसीडर कर लेते हैं। यूनिट चार्ज एक्चुअली में देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन की चार्ज की एब्सोल्यूट वैल्यू है -1.6 इंटू 10⁻⁻19, लेकिन इससे छोटा चार्ज कोई है ही नहीं। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं इसको कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर आता है यूनिट नेगेटिव चार्ज और प्रोटॉन के ऊपर आता है यूनिट पॉजिटिव चार्ज। अगर मैं अब इनको सिंबल से दिखाऊं तो देखो इलेक्ट्रॉन है E, इसके ऊपर चार्ज कितना आ रहा है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज है -1, ठीक। प्रोटॉन के ऊपर चार्ज कितना है +1। न्यूट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना है, न्यूट्रॉन के ऊपर चार्ज है 0। अब एक चीज़ देखिए, इलेक्ट्रॉन पर जो मास है वो बहुत कम है। इलेक्ट्रॉन के मास को हम लोग अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 0 कर देते हैं। इलेक्ट्रॉन पर जो मास है उसको कितना कर देते हैं हम लोग, 0 कंसीडर करते हैं। और प्रोटॉन पर और न्यूट्रॉन पर जो चार्ज है उसको अप्रॉक्सीमेटली 1 कंसीडर कर लेते हैं। ऐसे समझ लीजिए कि इलेक्ट्रॉन पर मास कितना है 0, इलेक्ट्रॉन पर मास कितना है 0, प्रोटॉन पर कितना चार्ज है +1, न्यूट्रॉन पर कितना चार्ज है 0,
प्रोटॉन पर कितना मास है 1 यूनिट, न्यूट्रॉन पर कितना मास है 1 यूनिट। तो आई होप आप लोगों को ये टेबल समझ में आई होगी। ऐसे समझिए दोबारा से, इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज है वो 0 है, क्योंकि बहुत मिनिमम पॉसिबल चार्ज है, 10⁻³ आ रहा है। देखिए हम लोगों ने, अगर आपको याद हो तो मोल में 10⁻23 डिस्कस किया था, जो कि इतनी बड़ी क्वांटिटी थी। ये तो -31 है, समझ लीजिए कितना छोटा होगा ये मास। तो हम लोग इलेक्ट्रॉन के मास को 0 कंसीडर करते हैं। फिर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास देखो ऑलमोस्ट सेम है, 1.672 और ये है 1.674, तो ऑलमोस्ट सेम है। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से छोटा वेट पॉसिबल, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, तो इसीलिए हम इसको यूनिट किलोग्राम और इसको यूनिट किलोग्राम कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है, तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पे कितना मास है सर 1 यूनिट मास है। चलिए अब हम यहाँ पे क्या समझेंगे कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन खुद को कैसे अरेंज करते हैं। ये साइंटिस्ट के लिए एक रिसर्च का विषय था। साइंटिस्ट ने ये तो खोज कर दी कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, लेकिन अब ये एक नया पॉइंट मिल गया कि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एटम के अंदर कैसे रहते, कैसे हैं। इलेक्ट्रॉन कहाँ रहता है, इलेक्ट्रॉन किसके साथ रहता है, या न्यूट्रॉन किसके साथ रहता है। तो ये एक बिगेस्ट पॉइंट ऑफ रिसर्च था और साइंटिस्ट ने अपने अलग अलग मॉडल इसको एक्सप्लेन करने के लिए दिए। अब हम लोग आते हैं वेरियस एटॉमिक मॉडल्स में। सबसे पहला मॉडल है थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। थॉमसन मॉडल ऑफ एटम के थॉमसन साइंटिस्ट ने एटम के मॉडल को कैसे एक्सप्लेन किया। तो देखिए थॉमसन वही जे थॉमसन वाले थॉमसन हैं। इन्होंने क्या बताया हमको कि एटम इज स्फेरिकल इन शेप। तो पहला पॉइंट जो सबसे पहले इन्होंने हमको दिया वो था एटम इज स्फेरिकल इन नेचर। एटम जो है वो स्फेरिकल है शेप में, स्फेरिकल इन शेप होना चाहिए, नॉट नेचर, स्फेरिकल इन शेप, आकार में कैसा है, गोल है। चलिए दूसरा पॉइंट उन्होंने क्या दिया, देखो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, कि जिस तरह से वाटरमेलन के अंदर, हालांकि ये मॉडल आप लोगों ने 10th क्लास में भी पढ़ा, 9th क्लास में भी पढ़ा हुआ है ये मॉडल, और रदरफोर्ड मॉडल भी आपने 9th क्लास में पढ़ा है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ये डिटेल में चलेंगे। तो देखिए थॉमसन मॉडल ऑफ एटम को हम लोग वाटरमेलन मॉडल भी कह देते हैं, वाटरमेलन, क्योंकि एटम को इन्होंने वाटरमेलन से कंपेयर कर दिया, वाटरमेलन मॉडल ऑफ एटम, वाटरमेलन मॉडल ऑफ एटम, या इसी को हम लोग बोल सकते हैं प्लम पडिंग मॉडल, प्लम पडिंग मॉडल। अब ये प्लम पडिंग क्या है इसको समझिए। जैसे केक बनाते हैं हम लोग, केक के ऊपर बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स को डाल दिया जाए तो एक स्वीट्स बन जाती है जिसका नाम है प्लम पडिंग। वाटरमेलन और प्लम पडिंग के सहायता से हम लोग थॉमसन मॉडल को समझने की कोशिश करते हैं। अब समझिए, जैसे आप लोग जानते हैं कि वाटरमेलन कैसा है, ऑलमोस्ट स्फेरिकल इन शेप है, और वाटरमेलन के अंदर जो रेड पार्ट जो होता है, रेड पार्ट जो खाने वाला भाग है वो क्या होता है, वो ज़्यादा होता है इस तरह से, और इस रेड पार्ट के अंदर बीच में इलेक्ट्रॉन्स फंसे रहते हैं, इस तरह से बीच बीच में इलेक्ट्रॉन फंसे रहते हैं, इस तरह से रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं ये, कुछ इस तरह से, कोई एक पैटर्न तो होता नहीं है, इस तरह से फंसे रहते हैं। तो देखिए उन्होंने, थॉमसन ने अपने एटम के मॉडल की कंपैरिजन किया वाटरमेलन से। अब इन्होंने क्या क्या पॉइंट बताया देखो, कि लाइक वाटरमेलन की तरह, लाइक वाटरमेलन, जैसे वाटरमेलन में रेड एडिबल पार्ट क्या है, ज़्यादा है, ऐसे ही एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा है। लाइक वाटरमेलन इनसाइड द एटम, इनसाइड द एटम पॉजिटिव चार्ज, और पॉजिटिव चार्ज को उन्होंने किससे कंपेयर किया था, उन्होंने रेड जो तरबूजे के अंदर जो खाने वाला भाग है उससे कंपेयर किया था, रेड एडिबल पार्ट। तो लाइक वाटरमेलन इनसाइड द एटम पॉजिटिव चार्ज इज लार्ज इन अमाउंट, एंड इलेक्ट्रॉन्स, और इलेक्ट्रॉन की कंपेरिजन किससे की उन्होंने, ब्लैक सीड्स से, ब्लैक सीड्स, एंड इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड, एम्बेडेड का मतलब होता है फंसे हुए रहते हैं,
इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड इनटू द पॉजिटिव चार्ज। बहुत सिंपल सा मॉडल था, इनटू द पॉजिटिव चार्ज। देखिए थॉमसन ने ये बोला कि जिस तरह से वाटरमेलन के अंदर रेड एडिबल वाला पार्ट ज़्यादा है, उसी तरह से एटम के अंदर जो पॉजिटिव चार्ज है वो ज़्यादा है। जिस तरह से वाटरमेलन के अंदर ब्लैक सीड्स रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं, वैसे ही एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पॉजिटिव चार्ज में फंसे हुए रहते हैं रैंडमली। तो ये मॉडल फेल हो गया, लेकिन ये मॉडल ज़्यादा दिन तक चल नहीं पाया। अब फेल क्यों हो गया, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लिमिटेशन ऑफ मॉडल। इस मॉडल की सबसे बड़ी लिमिटेशन क्या थी उसको समझिए। देखो हम लोग अभी ये जानते हैं टिल प्रेजेंट अब तक हम ये जान चुके हैं कि एटम डज नॉट हैव एनी चार्ज। एटम के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता है, क्योंकि एटम में जितना नेगेटिव चार्ज होता है उतना ही पॉजिटिव चार्ज होता है। लेकिन अकॉर्डिंग टू थॉमसन मॉडल आपको क्या पता चल रहा है यहाँ कि एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज तो ज़्यादा है और इलेक्ट्रॉन जो है, जो कि ब्लैक सीड से कंपेयर किया है वाटरमेलन में, वो कम है। तो देखिए लिमिटेशन यही बन गई कि ही कुड नॉट एक्सप्लेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी। He could not explain the electrical neutrality of atom। देखो प्रैक्टिकली ये पाया गया है कि एटम के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता है। जितना पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा, मतलब जितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतने ही प्रोटॉन्स होंगे। लेकिन थॉमसन के इस मॉडल से क्या पता चल रहा है कि पॉजिटिव चार्ज तो ज़्यादा है और नेगेटिव चार्ज कम है। तो एटम के ऊपर अगर मैं नेट चार्ज की पता करूं तो कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, जबकि एटम प्रैक्टिकली कैसा है, न्यूट्रल। तो थॉमसन इस मॉडल के थ्रू हमको इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ एटम को डिफाइन नहीं कर पाया। तो ये मॉडल कैसा हो गया, फेल हो गया। और ये मॉडल देखिए आया था 1904 में, 1904 में इस मॉडल की बात की गई थी थॉमसन के द्वारा। अब इसकी जो कमियां थी उसको दूर करने के बाद एक नए साइंटिस्ट आए, रदरफोर्ड, और वो आए 7 साल बाद। ये कब की बात हो रही है, 1904 में। वो आए 1911 में और अपने मॉडल को उन्होंने बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन किया था। तो हम लोग अब स्टडी करेंगे इसके बाद रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम। देखिए हमारे पास है रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम जो दिया गया था 1911 में, और इसी रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम को हम लोग बोलते हैं अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। जैसा कि आप लोग जानते हैं थॉमसन मॉडल ऑफ एटम दिया गया 1904 में और ये आया था 1911 में, तो बीच में 7 ईयर का डिफरेंस है। इस 7 ईयर में रदरफोर्ड साइंटिस्ट ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए और अपने मॉडल को एक्सप्लेन करने के लिए बहुत सारे पॉइंट्स, बहुत सारे डेटा को कलेक्ट किया। तो इनके मॉडल की जो मुख्य पॉइंट्स हैं, जो मुख्य बिंदु हैं, वो हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो देखिए रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम को ही बोलते हैं हम लोग अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। और अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट की मुख्य चीज़ें क्या थी, मेन पॉइंट ऑफ कंसिडरेशन क्या थे, वो हम लोग डिस्कस करते हैं। तो देखिए इन्होंने लिया था गोल्ड फॉइल मतलब सोने की एक बहुत पतली सी चादर ली थी। उस गोल्ड की फॉइल में केवल 1000 एटम्स थे। आप अंदाज़ा लगाइए कि हमने गोल्ड की फॉइल ली है और गोल्ड की फॉइल में केवल 1000 एटम्स हैं, जबकि एटम इतना छोटा है। इन्होंने इतनी पतली स्लाइस ली गोल्ड की, केवल उसमें 1000 एटम्स थे। मान लीजिए कि ऐसे ये गोल्ड की फॉइल है और इसमें 1000 एटम्स हैं, और उस 1000 एटम में से मैं यहाँ पे केवल 1 एटम को कंसीडर करूँगा, ठीक है, क्योंकि 1000 एटम के डेटा तो बहुत सारे हो जाएंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, केवल एक एटम को कंसीडर करते हैं और उस पर अल्फा रे की बम्बार्डमेंट कराते हैं। चलिए देखो यहाँ पर साइंटिस्ट ने लिया एक लेड बॉक्स, सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा। एक लेड बॉक्स लिया, दिस इज लेड का सिंबल है Pb, लेड बॉक्स, और इसके अंदर रखा उन्होंने अल्फा पार्टिकल को, और यहाँ पे एक बीच में छोटा सा स्पेस छोड़ दिया गया जिसमें से कि अल्फा जो रेज है वो इसमें से निकल सके, ठीक है। अब एक चीज़ समझिए कि लेड बॉक्स क्यों लिया गया, क्योंकि देखो अल्फा बीटा गामा रेडियो एक्टिव रेडिएशंस होती हैं। मान लो यहाँ पर कोई ऑब्जर्वर, यहाँ पर कोई एक्सपेरिमेंट करने वाला खड़ा है, तो ये तो पीछे की ओर रेडियो एक्टिव रेडिएशन निकलेंगे, उसको नुकसान पहुँचाएंगी। तो लेड बॉक्स क्या करता है, लेड बॉक्स एब्जॉर्ब्स द रेडियो एक्टिव रेडिएशंस। तो इसीलिए हमने क्या यूज़ किया, लेड बॉक्स यूज़ किया, और एक छोटा सा होल कर दिया जिसमें से अल्फा रेज यहाँ से निकल रही होगी। अब ये जो अल्फा रेज यहाँ से निकल रही हैं, देखिए ये अल्फा रेज हैं, ये
अल्फा रेज, और यहाँ पर हमने लिया गोल्ड की फॉइल, और गोल्ड की फॉइल में 1000 एटम्स हैं, और उन 1000 एटम में से मैं कंसीडर कर रहा हूँ केवल 1 एटम। टोटल गोल्ड की फॉइल में कितने एटम है? 1000। मैंने कितना एटम लिया यहाँ पे? केवल 1, ताकि चीज़ें बहुत ईजिली वे में आपको समझ में आए। ये गोल्ड का एटम रखा हुआ है, और इसके पीछे लगा दी एक जिंक सल्फाइड की स्क्रीन। जिंक सल्फाइड की स्क्रीन का क्या काम है यहाँ पे, उसको समझिए। देखो, ये जिंक सल्फाइड की स्क्रीन वही स्क्रीन है, अगर आप लोगों को याद हो स्टूडेंट, कि पुरानी टीवी जो होती है ना, बड़ी पिक्चर, जिसमें पीछे की ओर वो ट्यूब सी निकली रहती है, पिक्चर ट्यूब बोलते हैं उसको। तो पिक्चर ट्यूब को अगर आप लोग कभी खोल के देखेंगे, उसका पीछे का टीवी का कवर खोलेंगे, तो उसके ऊपर वो जिंक सल्फाइड का लेप रहता है। उस जिंक सल्फाइड के लेप पर जब इलेक्ट्रॉन्स आके टकराते हैं तो वहाँ पे ब्राइटनेस क्रिएट होती है, समझिए। तो यहाँ पर जब हम लोग अल्फा रेस को पास करेंगे इस एटम के थ्रू, तो इस एटम में कोई भी इवेंट होगा, कोई भी इंसिडेंट होगा, तो वो कहाँ पर, उसका रिफ्लेक्शन कहाँ दिखाई देगा हमको? जिंक सल्फाइड की स्क्रीन पर। अब समझिए, जो हमने यहाँ पर अल्फा रेस यहाँ पर रखी हैं, यहाँ पर हम लोगों ने ले ली थी एक शीट जिसमें से अल्फा जो रेस थी वो पास हो रही हैं। एक फाइन शीट ले ली है जिसमें से अल्फा जो रेज हैं वो ऐसे पास हो रही हैं, ऐसे, इस तरह से। तो देखो, इसमें रदरफोर्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट में क्या देखा कि जो मैक्सिमम अल्फा रेज हैं वो अल्फा रेज एटम में से पास होती हैं विदाउट एनी डिफ्लेक्शन। विदाउट एनी डिफ्लेक्शन ये जो अल्फा रेज हैं वो इसमें से पास हो जा रही हैं, कुछ इस तरह से, मैक्सिमम, विदाउट शोइंग एनी डिफ्लेक्शन, लाइक दिस। उन्होंने ये देखा, मतलब इनको कैसे पता चला कि ये रेस सीधी चल रही हैं? भाई देखिए, अगर ये रेस सीधी आ रही है तो यहाँ पे टकराएगी, और यहाँ पे ब्राइट स्पॉट क्रिएट हो रहा है, तो डेफिनेटली इसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं हुआ। जैसे ये रेज यहाँ पर है और इसका ब्राइट स्पॉट यहाँ बन रहा है, इसका मतलब बीच में कोई डिफ्लेक्शन नहीं हुआ है। सेम चीज़ यहाँ पर डिफ्लेक्शन है, यहाँ ब्राइट स्पॉट और यहाँ पर ब्राइट स्पॉट। तो उन्होंने ये देखा कि जब अल्फा रेस को हम लोग गोल्ड फॉइल से पास कराते हैं तो मैक्सिमम ऑफ द मोस्ट ऑफ द अल्फा रेज पास विदाउट एनी डिफ्लेक्शन। चलिए, कुछ उन्होंने ये भी देखा कि जैसे यहाँ पे ब्राइट स्पॉट नहीं आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे भी ब्राइट स्पॉट आया है। भाई यहाँ पे जो रेज ये आ रही हैं तो ये तो यहाँ पे ब्राइट स्पॉट क्रिएट करेंगे, लेकिन ब्राइट स्पॉट यहाँ भी बन रहा है। तो इसका मतलब ये है कि कुछ अल्फा रेज एटम के बीच में से पास होते समय डिफ्लेक्ट हो जाती हैं और यहाँ पे जाके टकराती हैं। कुछ अल्फा रेज एटम में से जब पास होती हैं तो डिफ्लेक्ट होकर यहाँ टकराती हैं और यहाँ पे ब्राइट स्पॉट क्रिएट करती हैं। तो हो ना हो यहाँ पे कोई ना कोई पार्टिकल जरूर प्रेजेंट होगा, एटम के अंदर यहाँ कोई ना कोई पार्टिकल प्रेजेंट होगा। अब उस देखो अल्फा पार्टिकल क्या है, थोड़ा सा उसको यहाँ समझ लो। अल्फा क्या है, देखो जैसे हम लोग पढ़ते हैं हीलियम, हीलियम का एटॉमिक नंबर है 2 और इसका एटॉमिक वेट है 4, ठीक है। हीलियम का एटॉमिक वेट है 2 और एटॉमिक नंबर है 2 और एटॉमिक वेट है 4। अगर मैं इसका थोड़ा सा मॉडल बनाऊं, इस एटम का मॉडल बनाऊं, तो ये न्यूक्लियस है और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। और अगर मैं इस हीलियम एटम में से इन दोनों इलेक्ट्रॉन को निकाल दूं तो मेरे पास क्या बचेगा, केवल न्यूक्लियस। तो ये जो न्यूक्लियस ऑफ हीलियम है उसी को बोलते हैं अल्फा पार्टिकल। मैं यहाँ लिख देता हूँ, न्यूक्लियस 1 मार्क्स का क्वेश्चन है, न्यूक्लियस ऑफ हीलियम, इसी को क्या बोलते हैं, अल्फा पार्टिकल। और इस अल्फा पार्टिकल को मैं ऐसे भी दिखा सकता हूँ, देखो ये हीलियम का सिंबल है 2He4। अगर इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दूंगा तो क्या बन जाएगा, 2He4 है, या ब्रैकेट में लिख दूंगा +2, क्योंकि जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। तो हीलियम ने कितने इलेक्ट्रॉन लूज किए हैं, 2, तो इसके ऊपर कितना चार्ज आ गया, +2। अब हम लोगों ने एक चीज़ देखी कि यहाँ एटम के सेंटर में कोई भी ब्राइट स्पॉट हमको नहीं मिला है, जबकि अल्फा रेज यहाँ पर आ रही है, ये अल्फा रेज है, और यहाँ पर अल्फा रेज आगे यहाँ पर आके टकरा नहीं रही है। तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि अल्फा रे यहाँ से टकरा कर वापस लौट गई है। तो होना हो यहाँ सेंटर में कोई एक ऐसा हैवी पार्टिकल प्रेजेंट है जो इस अल्फा किरण को पीछे की ओर धकेल देता है। देखो अल्फा पे कैसा चार्ज है भाई, पॉजिटिव। पॉजिटिव रेज जब जा रही हैं और रास्ते में उनको यहाँ मिल गया कोई पार्टिकल और जो उनको कर रहा है डिफ्लेक्ट, ठीक है।
यही पॉजिटिवली चार्ज्ड रेज जब सेंटर से टकरा रही हैं तो वापस लौट कर आ रही हैं, डिफ्लेक्ट नहीं हुई हैं। तो इसका मतलब क्या है कि इसमें अल्फा रेज में और यहाँ सेंटर में जो पार्टिकल प्रेजेंट है उसका सेम चार्ज है, क्योंकि सेम चार्ज रिपेल ईच अदर। तो अल्फा रे पे कैसा चार्ज है? पॉजिटिव। तो डेफिनेटली जो सेंट्रल में जो इनका पार्टिकल प्रेजेंट है उस पर भी कैसा चार्ज प्रेजेंट है? पॉजिटिव। और जो यहाँ पर रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड है पार्टिकल्स उस पर कैसा चार्ज प्रेजेंट है? नेगेटिव। तो सेंटर में पॉजिटिव चार्ज है और जो सराउंडिंग में या जो रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड है वहाँ पर नेगेटिव चार्ज है। तो अब अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के जो मेन ऑब्जर्वेशन पॉइंट थे वो मैं आप लोगों के सामने यहाँ पर लिखता हूँ। देखिए, रदरफोर्ड के मॉडल के जो ऑब्जर्वेशंस थे उनको समझिए आप लोग। ऑब्जर्वेशंस क्या क्या थे वो समझिए। देखो, पहला ऑब्जर्वेशन था कि मोस्ट ऑफ द अल्फा रेज गो इन स्ट्रेट लाइन विदाउट एनी डिफ्लेक्शन। मोस्ट ऑफ द अल्फा रेज गोज इन स्ट्रेट लाइन विदाउट एनी डिफ्लेक्शन, कोई भी डिफ्लेक्शन ना करते हुए वो जो है सीधे सीधे स्ट्रेट लाइन में जा रही हैं। दूसरा ऑब्जर्वेशन क्या था कि सम ऑफ द अल्फा रेज गेट डेविएटेड फ्रॉम देयर ओरिजिनल पाथ। सम ऑफ द अल्फा रेज गेट deviated from their original path, ठीक है। एंड थर्ड, very few alpha particle return back to its original path। तो देखिए, ये तीन ऑब्जर्वेशन थे। ऐसे समझिए कि ये मॉडल है, ये एटम का, गोल्ड फॉइल का एक एटम है। मोस्ट ऑफ दी अल्फा रेज सीधी सीधी जा रही हैं, कुछ अल्फा रेज डेविएट हो रही हैं और बहुत कम ही अल्फा पार्टिकल सेंटर से टकराकर वापस लौट रही हैं। तो ये ऑब्जर्वेशन थे ड्यूरिंग द रदरफोर्ड्स अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। अब इन ऑब्जर्वेशन से रदरफोर्ड ने कंक्लूजन क्या निकाला, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो देखिए, जो कंक्लूजन निकाला वो मेरे पास है, कंक्लूजन ऑफ रदरफोर्ड्स ऑब्जर्वेशन या सिंपल कंक्लूजन। ये जो ऑब्जर्वेशन थे, हर पॉइंट का क्या कंक्लूजन था वो देखिए आप लोग। देखिए, इसने लिखा कि मोस्ट ऑफ द अल्फा रेज गो इन स्ट्रेट लाइन। तो इसका क्या कंक्लूजन निकल सकता है आप लोग खुद समझिए। मान के चलो एक खाली प्लॉट पड़ा हुआ है और आपने उस खाली प्लॉट में दो ऐसे बल्ली गाड़ दी और उन दो बल्लियों के बीच में से आप लोग पत्थर फेंक रहे हैं। तो आप लोग देखेंगे कि मोस्ट ऑफ द स्टोन, मैक्सिमम जो पत्थर हैं वो उन दोनों बल्लियों में से आर पार चले जाएंगे। क्यों भाई? दोनों बल्लियों के बीच में हमने कोई बीच में कुछ नहीं लगाया है, दो बल्लियां हैं और हमको उनमें से पत्थर फेंकने हैं, क्योंकि दोनों बल्लियों के बीच में खाली जगह है तो पत्थर आसानी से चले जाएंगे। अब मान लो आप उसमें क्या करो, आप उसमें एक प्लास्टिक की शीट लगा दो और पत्थर फेंकिए, तो वो पत्थर वापस लौटकर हमारे पास आ जाएंगे। तो देखिए, पहला पॉइंट था कि मोस्ट ऑफ द अल्फा रे गो इन स्ट्रेट लाइन। तो इसका मतलब क्या पता चला कि एटम का जो अधिकतर भाग है वो खोखला है। मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ एटम इज एम्प्टी। मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ एटम इज एम्प्टी। दूसरा पॉइंट क्या है कि देखिए, कुछ अल्फा पार्टिकल हैं जो अपने पाथ से डेविएट हो रही हैं। तो इसका मतलब क्या है कि नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल randomly distributed inside the atom। वो एटम के अंदर रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड है इनसाइड द एटम। थर्ड पॉइंट पर देखिए कि वेरी फ्यू अल्फा पार्टिकल रिटर्न बैक टू इट्स ओरिजिनल पाथ। इसका मतलब क्या है कि सेंटर पर एक हैवी और पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल प्रेजेंट है। एट द सेंटर a heavy positively charged particle is present। heavy
पॉजिटिवली चार्ज्ड पार्टिकल इज प्रेजेंट, और इस पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को क्या नाम दे दिया रदरफोर्ड ने? इस हैवी पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल को नाम दिया न्यूक्लियस। तो 1 मार्क का क्वेश्चन ये बन गया कि हु डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस? तो रदरफोर्ड डिस्कवर्ड द न्यूक्लियस। ये रदरफोर्ड के अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट का सेटअप था। ये उस एक्सपेरिमेंट के दौरान क्या ऑब्जर्वेशन थे और ये उनके कंक्लूजन थे। अब आते हैं हम लोग कि रदरफोर्ड ने अपने मॉडल में क्या क्या पोस्टुलेट्स दिए। रदरफोर्ड के मॉडल के मुख्य पॉइंट क्या थे वो मैं आपके सामने यहाँ लिख देता हूँ कि पोस्टुलेट्स ऑफ रदरफोर्ड मॉडल, जो बातें उन्होंने अपने मॉडल की कहीं वो बातें क्या हैं उनको समझिए। तो देखिए पहला पॉइंट ये है कि अराउंड द न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन्स आर रैंडम एंड इलेक्ट्रॉन्स आर कंटिन्यूअसली रिवॉल्विंग in random manner। ये था इनका पोस्टुलेट। देखिए रदरफोर्ड ने जितना भी पूरा वर्क किया उसका जो समरी अगर मैं निकालूं कि रदरफोर्ड का मॉडल क्या कह रहा था, तो रदरफोर्ड का मॉडल ये कहता है कि एटम के सेंटर में न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूमते हैं और रैंडमली घूमते हैं। कुछ ऐसे समझ लीजिए कि एटम के सेंटर में न्यूक्लियस है और इलेक्ट्रॉन रैंडमली ऐसे घूम रहे हैं, इस तरह से घूम रहे हैं। तो इसीलिए इसको प्लैनेटरी मॉडल ऑफ एटम भी कहते हैं। इसीलिए रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम को क्या बोल देते हैं? प्लैनेटरी मॉडल। जैसे हम लोग जानते हैं सोलर सिस्टम में सन के चारों ओर सारे ही प्लैनेट घूमते हैं, तो प्लैनेटरी मॉडल ऑफ एटम। तो देखिए ये था रदरफोर्ड का पूरा पोस्टुलेट्स। अब हम लोग पढ़ेंगे रदरफोर्ड के मॉडल की कमियां क्या थी, या कमी से पहले चलो मैं आपको बताता हूं कि इसकी एप्लीकेशन क्या है। रदरफोर्ड के मॉडल की मेन एप्लीकेशन क्या है। यहाँ एप्लीकेशन ऑफ रदरफोर्ड मॉडल, क्योंकि उन्होंने इतना काम किया तो कुछ अच्छी बातें भी बताई हमको। तो उसके मॉडल की एप्लीकेशन क्या थी? सबसे पहली एप्लीकेशन थी ही टोल्ड अस अबाउट द साइज ऑफ न्यूक्लियस। उन्होंने न्यूक्लियस के साइज की एक रेंज हमको बता दी। तो देखिए न्यूक्लियस के साइज की जो रेंज थी उस पर ध्यान देना, दैट इज 10⁻⁻15 मीटर, या मैं इसको क्या बोल सकता हूँ 1 फेम्टोमीटर। अगर आप लोगों ने पहला चैप्टर ठीक से पढ़ा होगा, एनसीईआरटी में ये सारे एब्रीविएशंस दे रखे हैं। तो 1 फेम्टोमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻15 मीटर। उन्होंने दूसरी एप्लीकेशन दी कि साइज ऑफ एटम is 10⁵ टाइम्स ऑफ साइज ऑफ न्यूक्लियस। अब आप लोग आसानी से अंदाजा लगा सकते हो कि 10⁵ इंटू 10⁻⁻15 मीटर, तो ये कितना आ गया 10⁻⁻10 मीटर। तो एटम के साइज की रेंज कितनी निकल कर आ रही है 10⁻⁻10 मीटर, जो किसके बराबर है 1 एंगस्ट्रॉम के बराबर है। ठीक है। अच्छा ये जो 1 एंगस्ट्रॉम है, अगर मैं इसको थोड़ा सा बताऊं आपको कि कितना है ये, तो आप अपने सिर का एक बाल लीजिए और उसको वर्टिकली 1,00,000 बार काट दीजिए, तो जो 1,00,000वां भाग निकल कर आएगा बाल का, वो 10⁻⁻10 मीटर या 1 एंगस्ट्रॉम की रेंज में आएगा। अब आप लोग एक चीज़ देखिए, न्यूक्लियस छोटा है 10⁻⁻15 मीटर और एटम का साइज बड़ा है 10⁻⁻10 मीटर, क्योंकि माइनस में है ये, माइनस में जो कम होता है उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है। और कितने टाइम्स 10⁵ टाइम्स। 10⁵ टाइम्स का मतलब कितना हो गया ऑलमोस्ट 1,00,000 टाइम। न्यूक्लियस से उसका जो एटम है वो 1,00,000 गुना बड़ा है। चलिए इसमें एक तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन दी रदरफोर्ड ने, वो एक एक्सप्रेशन था, उसको समझिए कि रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब रूट ऑफ ए। अब ये ए क्या है? दिस ए इज एटॉमिक मास। आप लोग जानते हैं, हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा है ये, कि हम लोग किसी एटम के एटॉमिक मास को हम लोग ए से डिनोट करते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे पास कोई एटम है x, तो हम लोग एटॉमिक नंबर को डिनोट करते हैं z से और एटॉमिक मास को डिनोट करते हैं a से।
तो ये जो ए है दैट इज द एटॉमिक मास। और छोटी सी बात और समझिए, जो एटॉमिक मास है वो एक्चुअली में क्या है, वो न्यूक्लियस का मास है। देखो ये सेंटर में है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, और इसके चारों ओर घूम रहे हैं इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का मास कितना है 0, न्यूट्रॉन का मास कितना है 1 यूनिट, प्रोटॉन का मास कितना है 1 यूनिट। तो जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या होती है उसी का टोटल कर दीजिए तो मेरे को न्यूक्लियस का मास या एटम का मास पता चल जाता है। क्योंकि रदरफोर्ड ने हमको ये बता दिया कि एट द सेंटर ए हैवी पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल इज प्रेजेंट विच इज नोन एज न्यूक्लियस। और जो न्यूक्लियस का मास है, क्योंकि ये तो बाहर तो खोखला है, जो न्यूक्लियस का मास है वही पूरे एटम का मास कंसीडर किया जाता है। चलिए, तो यहां पर उन्होंने एक एक्सप्रेशन दिया कि रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब रूट ऑफ ए। यहां पर जब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाया गया, ये हटाया गया, तो यहां पर एक कांस्टेंट वैल्यू आ गई 1.3 इंटू 10 टू दी पावर -15 और a की पावर 1/3। ये मेरे पास रेडियस ऑफ न्यूक्लियस का क्या आ गया, एक एक्सप्रेशन आ गया। ए क्या है भाई, एटॉमिक मास। अब यहाँ से जो तीसरी एप्लीकेशन है उसको समझिए। तीसरी एप्लीकेशन ये है न्यूक्लियर डेंसिटी। हम लोग एटम के लिए न्यूक्लियस डेंसिटी निकालने की बात करते हैं। हालांकि देखो ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ आपको 11th क्लास की एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा एडवांस लेवल करा रहा हूँ ताकि आप लोग अगर आगे चल के नीट एग्जाम दें या जेईई एडवांस दें तो आप लोगों को कोई परेशानी ना हो। तो थोड़ा सा मैं एक्स्ट्रा लेके चलूँगा एनसीईआरटी से। आप लोग बाकायदा अच्छे से नोट्स बनाइए। देखिए 11th क्लास 10th क्लास से थोड़ी सी डिफरेंट है। आप लोग 11th क्लास में पूरा टाइम दीजिए, प्रॉपर टाइम दीजिए, केमिस्ट्री को डेली पढ़िए। ऐसा नहीं है कि आपने हफ्ते में 2 दिन पढ़ लिया, 3 दिन की छुट्टी कर दी और फिर 6वें दिन पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो आपको फिर से 0 से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो बेटर ये है कि आप लोग डेली पढ़िए, 30 मिनट 40 मिनट पढ़िए, डेली पढ़िए लेकिन, ठीक है। और नोट्स बहुत अच्छे से बनाइए। नोट्स अच्छे बनेंगे तो आप लोगों की रीडिंग हैबिट बनेगी, आप लोग डेली पढ़ना शुरू करेंगे। तो देखिए अगर मैं न्यूक्लियस डेंसिटी की बात करता हूँ स्टूडेंट, तो देखिए न्यूक्लियस डेंसिटी सीधी सी बात हो गई, मास ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है, मास ऑफ न्यूक्लियस। और नीचे क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस, सीधी सी बात है। अच्छा, मास ऑफ न्यूक्लियस को मैं कैसे डिनोट करता हूँ, ए से। वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस को मैं कैसे निकालूंगा भाई, 4/3 पाई आर रेडियस ऑफ न्यूक्लियस और इसका होल क्यूब। अब आप एक चीज़ देखिए, रेडियस ऑफ न्यूक्लियस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ रही है ए की पावर 1/3 के, ठीक है। और यहाँ पर रेडियस ऑफ न्यूक्लियस इज इक्वल टू, यहाँ पर मैंने एक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट लगा दिया, दिस वन, जो कि एक कांस्टेंट वैल्यू होगी। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, देखो ए 4/3 पाई और आर क्यूब की जगह में क्या लिख सकता हूँ, देखो यहाँ पे क्यूब रूट लगा दीजिए। अगर आप यहाँ पे क्यूब रूट लगाओगे रेडियस ऑफ न्यूक्लियस पे, तो यहाँ ए की पावर 1/3 पर भी क्यूब रूट लगाना पड़ेगा, जो किसके बराबर आ जाएगा, ए के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ पे आर क्यूब की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, ए से ए काट दीजिए, आपके पास क्या आ गया 3/4 पाई। अब आप एक चीज़ देखिए, न्यूक्लियस डेंसिटी में 3 कांस्टेंट, 4 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट। तो किसी भी एटम के लिए आप लोग न्यूक्लियस डेंसिटी निकालोगे, किसी भी एटम के लिए, चाहे वो हाइड्रोजन हो चाहे वो यूरेनियम हो, तो न्यूक्लियस डेंसिटी सबके लिए क्या आने वाली है, 3/4 पाई। इसका मतलब ये है कि रदरफोर्ड ने हमको ये बता दिया कि न्यूक्लियस डेंसिटी इज सेम फॉर ऑल एटम। सभी एटम के लिए न्यूक्लियस डेंसिटी कैसी होगी, सेम होगी। और अगर मैं एटॉमिक डेंसिटी की बात करूं, देखो एटॉमिक डेंसिटी कैसे निकालेंगे हम लोग, एटॉमिक डेंसिटी निकालेंगे यहां पर मास ऑफ एटम और वॉल्यूम ऑफ एटम, वॉल्यूम ऑफ एटम। अब हम लोग जानते हैं कि वॉल्यूम ऑफ एटम तो हर किसी के लिए क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो इसका मतलब एटॉमिक डेंसिटी हर किसी के लिए क्या होगी, अलग अलग होगी। लेकिन न्यूक्लियस डेंसिटी हर किसी के लिए क्या होगी, कांस्टेंट होगी, दैट इज 3/4 इंटू पाई होगी। तो दीज आर द सम एप्लीकेशन ऑफ रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम, ठीक है। तो रदरफोर्ड के मॉडल की हमने एप्लीकेशन पढ़ ली। अब रदरफोर्ड के मॉडल की कमियां निकालते हैं। देखिए बड़ा मतलबी है इंसान। पहले उसने रदरफोर्ड के मॉडल के ऑब्जर्वेशन, फिर कंक्लूजन, ठीक है, फिर पोस्टुलेट्स पढ़ लिए, फिर एप्लीकेशन पढ़ ली, और जब सारा काम निकल गया तो फिर उसके ड्रॉबैक पढ़ लिए, फिर उसकी कमियां निकालना शुरू कर दिया। क्योंकि जब रदरफोर्ड की कमियां निकलेंगी तभी तो नेक्स्ट जो मॉडल आएगा उसकी डिस्कवरी होगी। देखिए कोई भी रिसर्च इसी तरीके से होती है। पहले एक मॉडल आते हैं, उस पर साइंटिस्ट चर्चा करते हैं। अगर साइंटिस्ट के सवालों के जवाब उस
डिस्कवर्ड करने वाले साइंटिस्ट ने दे दिए तो वो पास हो गया, अगर नहीं दे पाया तो वो मॉडल फेल हो गया। देखिए अब हम लोग पढ़ते हैं लिमिटेशन। हाउ डिड रदरफोर्ड मॉडल फेल? रदरफोर्ड का मॉडल फेल क्यों हो गया? एनसीईआरटी में क्वेश्चन है और आप लोगों को बता दूं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार आप लोगों के 11th क्लास के एग्जाम में ये पूछा जाता है। तो लिमिटेशन देखिए, सबसे बड़ी लिमिटेशन ये थी कि रदरफोर्ड ने बोला था कि अराउंड द न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन्स आर कंटिन्यूसली रिवॉल्विंग इन रैंडम मैनर। मतलब रदरफोर्ड ने ये बोला था कि भाई एटम के सेंटर में क्या मौजूद है? न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, इस तरह से चारों ओर इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, लेकिन रैंडम मैनर में घूम रहे हैं। रैंडम मैनर का मतलब है कि कोई एक फिक्स पाथ नहीं है, इलेक्ट्रॉन किसी भी जगह कैसे भी घूम सकता है। तो देखिए एक साइंटिस्ट थे मैक्सवेल साइंटिस्ट ने एक थ्योरी प्रपोज की। अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल, इफ चार्ज्ड particles revolve around each other, एक दूसरे के चारों ओर घूमते हैं, then they will get accelerated and will lose energy अब इसको एक छोटे से एग्जाम्पल से आप लोग समझिए। देखो जैसे आप लोग किसी ग्राउंड में दौड़ने के लिए जाते हैं, मॉर्निंग वॉक करने के लिए जाते हैं, तो किसी जो ग्राउंड है उसमें आप लोग फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड तो बड़ी स्पीड से लगा लेते हो क्योंकि आपके अंदर एनर्जी है। लेकिन जैसे जैसे आप लोग राउंड लगाते जाते हो, कंटिन्यूसली लगाते जाते हो, तो आपकी एनर्जी क्या होती है? लॉस्ट हो जाती है। और एक ऐसा समय आ जाता है कि आप लोग दौड़ते दौड़ते बिल्कुल गिर जाते हो, मतलब बिल्कुल दौड़ना फिर बंद कर देते हो। तो मैक्सवेल ने ये बोला कि जब कोई चार्ज पार्टिकल एक दूसरे के चारों ओर घूमेगा तो वो अपने आप ही ऑटोमेटिकली एक्सीलरेटेड हो जाएगा। ऐसे समझिए, आप एक धागे में छोटा सा पत्थर बांधें और उसको ऐसे घुमाएं, तो आप लोग देखेंगे थोड़ी देर बाद वो अपने आप उसकी स्पीड जो है वो बढ़ रही है, तो जब चार्ज पार्टिकल, मान लीजिए ये चार्ज पार्टिकल और उसके चारों ओर ऐसे इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो दे विल गेट एक्सीलरेटेड एंड विल एमिट एनर्जी, और एनर्जी को भी रिलीज करेगा। तो कोई ना कोई पॉइंट तो ऐसा आएगा कि उस पॉइंट पे उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी पूरी की पूरी लॉस्ट हो जाएगी। अब देखो, अब जैसे ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर घूम रहे हैं, तो कोई ऐसा पॉइंट तो आएगा जिसपे इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या हो जाएगी? जीरो। तो इलेक्ट्रॉन तुरंत कहाँ पर आके गिर जाएगा? न्यूक्लियस में आकर गिर जाएगा। तो when the and total energy of electron will lost, the electron will fall into the nucleus. तो according to Maxwell, Rutherford could not explain the stability of atom. अब मैं इसको थोड़ा सा समझा देता हूं आपको कि when according to Rutherford, when electron continuously revolve around the nucleus, then a time will come after which total energy of electron will lost and electron will fall into the nucleus. ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू रदरफोर्ड, अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल, नॉट रदरफोर्ड, अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल, देखिए रदरफोर्ड ने तो ये बोला कि इलेक्ट्रॉन कंटिन्यूसली रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस, ठीक है। मैक्सवेल ने ये बोला कि भाई जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों ओर घूमेगा तो एक ना एक उसकी एनर्जी एमिट होगी। तो अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल रदरफोर्ड का मॉडल क्या हो गया? फेल हो गया। क्यों? बिकॉज रदरफोर्ड could not explain
रदरफोर्ड कुड नॉट एक्सप्लेन द स्टेबिलिटी ऑफ एटम, वो एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाए। अब आप लोग एक चीज़ बड़े ध्यान से सुनिए, हम लोग ये जानते हैं कि ऑल मैटर इन दिस यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ एटम, और जब एटम ही स्टेबल नहीं होगा तो ये यूनिवर्स भी स्टेबल नहीं होगा। तो रदरफोर्ड का मॉडल क्या हो गया, फेल हो गया। अब रदरफोर्ड के मॉडल की जो कमी थी उस कमी को दूर किया बोहर ने। अब बोहर ने क्या पोस्टुलेट्स दिए, बोहर ने किन थ्योरी का इस्तेमाल किया, वो सब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन अभी हम लोग रदरफोर्ड के मॉडल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी में, वो मैं यहीं डिस्कस कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को थोड़ा सा समझने में आसानी हो। जैसे मैं बताऊँ आपको, रदरफोर्ड ने हमको बताया कि न्यूक्लियस के अंदर होते हैं न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, और इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर घूमते हैं। और रदरफोर्ड ने यह भी हमको बताया कि होल मास ऑफ द एटम इट्स सपोज टू बी कंसंट्रेटेड एट द न्यूक्लियस। जो न्यूक्लियस का मास है मतलब वही पूरे एटम का मास है। न्यूक्लियस के मास को क्या बोल देते हैं, एटॉमिक मास, और न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन प्रेजेंट है उसको बोल देते हैं एटॉमिक नंबर। तो मैं अब आपके सामने यहाँ डिस्कस करूँगा अबाउट आइसोटोप्स, आइसोबार, आइसोटोन्स, इनके बारे में डिस्कस करूँगा। देखिए स्टूडेंट, अब हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेते हैं, दैट इज आइसोटोप्स। देखिए इसके बारे में बता दूं, आइसोटोप एक ग्रीक वर्ड है जो मिलकर बना हुआ है आइसोस प्लस टोपोस। आइसोस का मतलब होता है सेम और टोपोस का मतलब होता है प्लेस या नंबर। तो आइसोटोप्स हैं क्या, आप लोग लोअर क्लासेस में भी पढ़कर आते हैं। तो आइसोटोप, और मैंने आप लोगों को चैप्टर 1 में भी ये क्लियर किए हैं आइसोटोप क्या है। देखिए जैसे मान लीजिए आपके पास हाइड्रोजन एलिमेंट है, ये हाइड्रोजन एलिमेंट है और एलिमेंट के अंदर हाइड्रोजन के एटम्स हैं, ठीक है। और हाइड्रोजन के जो एटम्स हैं वो 3 प्रकार के हो सकते हैं, जैसे 1H1, 1H2 एंड 1H3। देखो इसका नाम है प्रोटियम, इसका नाम है ड्यूटेरियम और इसका नाम है ट्राइटियम। आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताता हूं कि केवल हाइड्रोजन एटम के आइसोटोप्स के अलग अलग नाम होते हैं, बाकी के जितने भी एटम के आइसोटोप्स हैं सबको एक ही नाम से जानते हैं। जैसे मान लो मेरे पास है क्लोरीन, क्लोरीन के 2 आइसोटोप हैं, ये क्लोरीन 35 और इसको बोलते हैं क्लोरीन 37, ठीक है। ये भी क्लोरीन है और ये भी क्लोरीन है, लेकिन यहाँ पर 1H1 को नाम दे रहे हैं प्रोटियम, 1H2 को नाम दे रहे हैं ड्यूटेरियम, 1H3 को नाम दे रहे हैं ट्राइटियम। अच्छा, अगर मैं यहाँ से आइसोटोप की डेफिनेशन निकालना चाहूँ तो क्या डेफिनेशन बन सकती है, देखो इट इज़ डिफाइंड एज द ग्रुप ऑफ एटम्स हैविंग डिफरेंट एटॉमिक मास बट सेम एटॉमिक नंबर। तो देखिए आइसोटोप की डेफिनेशन लिखता हूँ मैं, इट इज़ डिफाइंड एज the group of atoms having same atomic number but different atomic mass, और एटॉमिक मास को ही बोल देते हैं मास नंबर, एक ही बात है, या इसी को बोल देते हैं एटॉमिक वेट, ठीक है। तो आइसोटोप क्लियर हुआ आप लोगों के लिए। और भी आइसोटोप्स हैं, जैसे कार्बन के हैं आइसोटोप, कार्बन एलिमेंट अगर आपके पास है तो कार्बन के एलिमेंट के आइसोटोप्स हैं, देखिए कार्बन 14, कार्बन 15, इस तरह से, ठीक है। अब आते हैं हम लोग आइसोबार। आइसोबार भी एक ग्रीक वर्ड है जो बना हुआ है आइसोस प्लस बैरोस। आइसो का मतलब है सेम और बैरोस का मतलब है मास। तो ऐसे ग्रुप ऑफ एटम जिनका मास कैसा होगा, सेम होगा। देखिए मैं एग्जांपल लेता हूँ, जैसे आपके पास है आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, इनका एटॉमिक नंबर है 18, 19, 20, एटॉमिक वेट 40, 40 और ये 40। तो देखो इट इज़ डिफाइंड एज द ग्रुप ऑफ एटम्स हैविंग same atomic mass but different atomic number, ठीक है, ये है आइसोबार।
अब हम लोग आ जाते हैं आइसोटोन। आइसोटोन क्या है? जिनमें सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, ऐसे ग्रुप ऑफ एटम जिसमें सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। अब इसको समझ लीजिए। देखो मेरे पास है सोडियम, एटॉमिक नंबर 11, एटॉमिक वेट 23, मैग्नीशियम एटॉमिक नंबर 12 एंड एटॉमिक वेट 24। ठीक है, तो यहाँ पर देखो जो एटॉमिक नंबर है उसी एटॉमिक नंबर वो प्रोटॉन की संख्या होती है, और जो एटॉमिक वेट है वो होता है न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन का टोटल। तो यहाँ पे प्रोटॉन की संख्या कितनी आ जाए, न्यूट्रॉन की संख्या कितनी आ जाएगी? 23 माइनस 11 कितनी आ जाएगी? 12। ऐसे यहाँ देखो प्रोटॉन की कितनी है संख्या? 12। न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन का टोटल कितना है? 24। तो यहाँ पे न्यूट्रॉन की संख्या कितनी आ जाएगी? 12। तो आप लोग देख लीजिए सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं। ऐसे एक और एग्जाम्पल हम लोग लिख सकते हैं, जैसे कार्बन 14 और ऑक्सीजन 16। यहाँ पर देखिए प्रोटॉन की संख्या कितनी है? 6। यहाँ प्रोटॉन की संख्या कितनी है? 8। यहाँ पे न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन कितना है? 14। यहाँ न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन कितना है? 16। तो यहाँ पे न्यूट्रॉन की संख्या कितनी हो गई? 8। यहाँ पे न्यूट्रॉन की संख्या कितनी हो गई? 8। तो देखिए द ग्रुप ऑफ एटम विच इज हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आर नोन एज आइसोटोन्स। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट बात समझिए, देखिए ये मेरे पास है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर क्या है? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, और इसके चारों ओर घूम रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, अब एक चीज़ देखें आप लोग कि जब भी कोई एटम है तो उसमें जितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे उतने ही प्रोटॉन प्रेजेंट होंगे। जैसे सोडियम है मेरे पास, तो सोडियम में हम लोग लिखते हैं सोडियम को 11 इस तरह से। ठीक है, तो इसका मतलब न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, प्रोटॉन कितने हैं? 11। इसका मतलब उसमें 11 ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे। अगर मान लीजिए सोडियम इलेक्ट्रॉन को निकालता है, तो सोडियम एक इलेक्ट्रॉन को निकालेगा तो वो इलेक्ट्रॉन की संख्या कम होगी, लेकिन प्रोटॉन की संख्या पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन लेता है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ेगी, प्रोटॉन की संख्या पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमेशा याद रखना। देखो अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन लेता है या इलेक्ट्रॉन देता है तो केवल इलेक्ट्रॉन की संख्या में चेंज होगा। प्रोटॉन तो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है, बक्से में बंद है प्रोटॉन, तो प्रोटॉन की संख्या में कोई भी चेंज नहीं होगा। अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन देता है तो कैटाइन बन जाएगा, अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन लेता है तो एनाइन बन जाएगा, सीधी सी बात है। अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन देगा तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन लेगा तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। ठीक है, अब इनसे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल हैं एनसीईआरटी के, वो हम लोग डिस्कस करते हैं। देखिए स्टूडेंट, अब हम लोग एनसीईआरटी के क्वेश्चन नंबर 2.42 और क्वेश्चन नंबर 2.43 को यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो समझिए पहले, एन एलिमेंट विद मास नंबर 81। आपके पास कोई एलिमेंट है जिसका मास नंबर कितना है? 81। मान लीजिए वो एलिमेंट है आपके पास X। इसका एटॉमिक वेट कितना होता है? एटॉमिक वेट होता है A। एटॉमिक वेट है A, और इसका एटॉमिक नंबर होता है Z। ठीक है, मास नंबर 81, मास नंबर कितना है? 81 है। ठीक है, कंटेन्स 31.7% मोर न्यूट्रॉन एज कंपेयर टू प्रोटॉन। इस बात पे ध्यान दीजिए आप लोग कि अगर मैं इसका मॉडल बनाऊं, देखिए ये है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, और बाहर प्रेजेंट होते हैं इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और हमको ये बोल रहा है कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का जो सम है, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के सम को ही क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं मास नंबर। मास नंबर, और ये मास नंबर किसके बराबर है? ये 81 के बराबर है। मास नंबर हमको दे रखा है 81, और हमको एक हिंट दी है इसमें कि 31.7% मोर न्यूट्रॉन्स एज कंपेयर टू प्रोटॉन। तो ऐसा कर लेते हैं, देखो लेट द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू x। ये स्मॉल x मान लिया मैंने। ठीक है, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, न्यूट्रॉन कितने होंगे? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हो जाएंगे x का 31.7% ज़्यादा है, तो x प्लस 31.7 x अपॉन 100। समझ रहे हैं आप लोग? भाई देखिए, जो न्यूट्रॉन की संख्या है वो प्रोटॉन की संख्या से 31.7% ज़्यादा है,
तो मैंने क्या कर दिया x और x में 31.7% ऑफ x ऐड कर दिया। या आप लोग इसको देखो बहुत सिंपल तरीके से ऐसे भी कर सकते हो कि लेट द नंबर ऑफ प्रोटॉन 100, ऐसे मान लीजिए 100 करके, तो इसका नंबर कितना हो जाएगा 131.7। ठीक, अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, देखो इसको सॉल्व कर लेता हूँ। इसको मैं सॉल्व कर लूँगा, यहाँ पर LCM कितना आ जाएगा, ये 100, तो देखो ये मुझे मिल जाएगा 100x प्लस 31.7x अपॉन 100। ठीक है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ 131.7x अपॉन 100। समझ रहे हैं आप लोग? प्रोटॉन की संख्या कितनी है x, न्यूट्रॉन की संख्या कितनी हो गई 131.7x अपॉन 100। और हम लोग जानते हैं न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन बराबर कितना है 81। तो न्यूट्रॉन की संख्या ये रही मेरे पास 131.7x अपॉन 100। प्रोटॉन की संख्या कितनी है x, और ये किसके बराबर है 81 के। यहाँ पे दोबारा से LCM ले लीजिए, तो LCM कितना आ गया 100, ये आ गया 131.7x प्लस 100x इज इक्वल टू 81। मैं इसको सॉल्व कर लेता हूँ यहाँ, तो 131.7 प्लस 100x कितना हो गया, ये हो गया 231.7x इज इक्वल टू 8100। तो x बराबर आ जाएगा 8100 डिवाइडेड बाई 231.7। इसको सॉल्व कर लेंगे हम लोग। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू आ जाएगा लगभग 35। देखिए स्टूडेंट, अब हम लोग डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 2.43 को। एन आयन पे, तो पहले तो ये समझ लीजिए, मैं आयन को यहाँ पर लिख देता हूँ I से। ठीक है, एटम को मैंने रिप्रेजेंट किया था X से। तो एन आयन विद मास नंबर 37, यहाँ पर कितना मास नंबर है 37, पजेसेस 1 यूनिट ऑफ नेगेटिव चार्ज। इसके ऊपर 1 यूनिट ऑफ नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब इसने एक इलेक्ट्रॉन बाहर से गेन किया है। अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन निकालता तो इसके ऊपर आ जाता पॉजिटिव चार्ज। तो क्लियर, हमको यहाँ पता है कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एक ज़्यादा हैं। इफ़ द आयन कंटेन्स 11.1% मोर न्यूट्रॉन्स देन इलेक्ट्रॉन्स। अब बात को समझिए, यहाँ पे जो Z है दैट इज एटॉमिक नंबर। अब एक चीज पॉइंट आप लोग समझें पहले कि एटॉमिक नंबर दैट इज ऑलवेज इक्वल टू द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। ठीक है, यहाँ पे मैं एटॉमिक मॉडल से आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए ये आपके पास न्यूक्लियस है और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हैं और न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। जब इसने बाहर से एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या हो गई है, एक ज़्यादा हो गई है, तभी तो इसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज आ जाए। लेकिन प्रोटॉन की संख्या में तो कोई भी चेंज नहीं आया है। इसीलिए जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है या लूज करता है, उसके एटॉमिक नंबर में कोई चेंज नहीं आता है, बस उसके ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज आ जाता है, वो आयन बन जाता है। तो एटॉमिक नंबर बराबर हमेशा होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन। चलिए, तो यहाँ पर इट कंटेन्स 11.1% मोर न्यूट्रॉन्स देन इलेक्ट्रॉन। अब देखिए, इसमें जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं वो प्रोटॉन से एक ज़्यादा प्रेजेंट है, आप लोग याद रखना। तो लेकिन मैं क्या करता हूँ, लेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, लेट उस आयन में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उनको मैंने मान लिया x। ठीक है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या x है, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन की संख्या कितनी होगी, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ये कितने होंगे सर, ये होंगे x का 11.1% ज़्यादा। भाई देखिए, x तो ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन है ही, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या से कितना ज़्यादा है 11.1% ज़्यादा है। तो x प्लस 11.1x अपॉन 100, इसको यहीं के यहीं सॉल्व कर लीजिए, तो ये आ जाएगा 111.1x अपॉन 100। ठीक है, तो ये हो गए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। अब एक चीज़ समझिए आप लोग, हम लोग जानते हैं कि न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन बराबर हमको दे रखा है 37, और न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है हमारे पास, न्यूट्रॉन की संख्या है 111.1 x अपॉन 100। और प्रोटॉन की संख्या हम लोग कैसे निकालेंगे। अब एक चीज़ देखो आप लोग, इलेक्ट्रॉन की संख्या x है, एक इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद प्रोटॉन की संख्या तो इलेक्ट्रॉन की संख्या से कम होगी। आप लोग समझिए, यहाँ पर उसने जब एक इलेक्ट्रॉन बाहर से गेन किया है उस संख्या को मैंने x माना है, तो प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी x-1। तो प्रोटॉन की संख्या है यहाँ पर सर x-1, ये बराबर किसके है 37 के। तो 100 यहाँ पर LCM ले लीजिए। तो मैं अगर इसको यहाँ पर सॉल्व कर दूँ पूरा, तो ये मेरे पास आ जाएगा, देखो 111.1x। चलो मैं इसको यहाँ सॉल्व करता हूँ। देखिए मैं इसको यहाँ सॉल्व करता हूँ। न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन बराबर है 37।
न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन बराबर 37। न्यूट्रॉन की संख्या है 111.1 अपॉन 100 और प्रोटॉन की संख्या है x-1 बराबर 37। तो एलसीएम ले लूँ यहाँ पर। एलसीएम लेने के बाद ये 100 हो जाएगा, ये 111.1x प्लस, अब देखो ये आ जाएगा 100x माइनस 100 बराबर 37। तो मैं इसको सॉल्व कर लूँगा, ये आ जाएगा 211.1x माइनस 100 और ये आ जाएगा 3700, ठीक है। ये आ जाएगा 211.x इज इक्वल टू, ये 100 यहाँ जाएगा तो प्लस में 3800 और ये x बराबर आ जाएगा 3800 डिवाइडेड बाई 211.1। जब इसको आप लोग सॉल्व कर लेंगे तो ये आएगा लगभग 18। कितना आएगा? 18। तो 18 किसकी संख्या है ये मेरे पास? इलेक्ट्रॉन की। तो प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी? 17। तो इसका मतलब ये सिंबल कौन सा हो गया? ये सिंबल हो गया सर क्लोरीन, जिसका एटॉमिक नंबर 17 है, मास नंबर 37। ऐसे यहाँ पर अगर मैं सिंबल दूँ तो इसका एटॉमिक नंबर कितना निकला है? 35। तो ब्रोमीन है ये, ब्रोमीन 35 और 81, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन है। अच्छा, एक क्वेश्चन और दे रखा है 2.44, इसी तरह का क्वेश्चन है एनसीईआरटी में, वो आप लोगों के लिए होमवर्क है, ठीक है। तो देखिए 11th क्लास में आप लोग थोड़ा सा ज़्यादा फोकस करिए। 11th क्लास का सिलेबस 12th क्लास के सिलेबस से ज़्यादा है और आप लोगों को घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मैं आप लोगों को बहुत तरीके से, सिस्टमेटिक तरीके से, जिस तरह से हम लोग लाइव क्लासेस में पढ़ते हैं, आप लोग कहीं बैच में जाके पढ़ते हैं, उसी पैटर्न पर और उससे अच्छा मैं आप लोगों को ये यूट्यूब के माध्यम से ऑनलाइन क्लास प्रोवाइड कर रहा हूँ। इसका बेनिफिट क्या है, एडवांटेज क्या है? इसका ये है कि अगर कोई पॉइंट आपको समझ में नहीं आया है तो आप लोग उस पॉइंट को दोबारा प्लेबैक करके देख सकते हैं, दोबारा रिवाइंड करके देख सकते हैं। 1 टाइम, 2 टाइम, 10 टाइम, कितने भी टाइम देखिए, वो वीडियो आपसे कभी मना नहीं करेगा, बशर्ते कि आपके फ़ोन में डेटा पैक होना चाहिए। और एक रिक्वेस्ट मेरी छोटी सी आप लोगों से ये है कि आप लोग वीडियोज़ को ऑनलाइन ही देखिए। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि वीडियो को डाउनलोड कर लेते हैं, उसके बाद देखते हैं। तो देखिए थोड़ा सा मेरे लिए आप लोगों को पेबैक करना पड़ेगा। पेबैक मतलब मेरे को थोड़ा सा एक तरह से देखा जाए तो गुरु दक्षिणा देनी पड़ेगी आपको। वो क्या है कि आप लोग मेरे वीडियो को ऑनलाइन ही देखेंगे। उससे क्या होगा कि देखिए अभी मैंने नया चैनल शुरू किया है तो मेरे चैनल को यूट्यूब रिकमेंडेशन में नहीं आ रहा है अभी। उसका कारण क्या है कि स्टूडेंट देख तो रहे हैं लेकिन उसको डाउनलोड करके देख रहे हैं, तो चैनल पर वॉच टाइम नहीं आएगा और जब वॉच टाइम नहीं आएगा तो यूट्यूब मेरे चैनल को ग्रो नहीं करेगा। देखिए आप लोगों से किसी भी तरह की फ़ी मैं चार्ज नहीं कर रहा हूँ, तो आप लोगों का भी ये एक तरह से देखा जाए तो एक क्या बनता है, एक आपकी मोरल ड्यूटी है कि आप लोग वीडियोस को विदाउट डाउनलोड करके ही देखिए, ठीक है। वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग अपने अदर फ्रेंड्स को भी बताइए कि भाई यहाँ पर ये सिलेबस चल रहा है, क्योंकि अभी ये कोरोना टाइम है, आप लोग कहीं बैच में नहीं जा रहे हैं। अगर जा भी रहे हैं तो थोड़ा सा संभलिए, क्योंकि आप लोग जानते हो कोरोना एक जो है वो पेंडेमिक डिजीज़ है, बहुत जगह फैल गई है और अगर कोई चपेट में इसके आ गया तो बहुत ही दुखदायी होगा। तो मेरी आप लोगों से बस यही अपील है कि घर बैठ के आराम से कान में लीड लगाइए, फ़ोन सामने रखिए और प्रॉपर तरीके से नोट्स बनाइए, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।